खाता है रोटी, खाता है चावल, विकास दर नहीं कोई खाता। और इसलिए आंकड़ों के माया जाल में आप फंसाइए कि यहां हम ले गए, वहां ले गए। गांव का जो गरीब है उसको इससे कोई संतोष नहीं होता है। और हाँ, तो इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो चुनौतियां थी, खास करके दो चुनौतियां, महंगाई की चुनौती और अग्रेरियन क्राइसिस, जो कृषि का संकट है, इसका जितना महत्व इस बजट में होना चाहिए था उतना महत्व वित्त मंत्री जी माफ करेंगे, उन्होंने नहीं दिया है। आगे इस पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा, 2-3 शब्द मैं और कहूंगा। अब मैं आता हूं इस बात पर कि मैंने इसी सदन में एक दफा कहा था विंटर सेशन में कि थोड़ा बहुत सब वित्त मंत्री आंकड़ों के साथ खेल करते हैं, थोड़ा बहुत खेल करते हैं। मैंने कहा था कि अगर 6.6 होता है तो हम कहते हैं कि यार किसी तरह उसको 6.4 कर दो, ताकि वो 2 कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि 6 है, 6.6 होगा तो हमको कहना पड़ेगा 7 है। इतनी इजाजत है, लेकिन उससे ज्यादा क्या हो रहा है सभापति महोदय? ज्यादा ये हो रहा है कि एक तो उन्होंने 12.5% नॉमिनल ग्रोथ रेट अशूम किया है बजट में अगले साल के लिए, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना अशूम किया है? मात्र 4%। इसलिए 31 मार्च जब आएगा तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जब अचानक 1 अप्रैल से सस्ती आ जाएगी इस देश में, अचानक 12 बजे रात को कांटा घूम जाएगा और सस्ती आ जाएगी, क्योंकि अगले साल 4% होना है, ये वित्त मंत्री जी ने फैसला कर दिया है। और 4% अभी है 9%, 8.56, और जितने अर्थशास्त्री इसके बारे में आकलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 31 मार्च आते आते ये डबल डिजिट में जाएगा। होलसेल प्राइसिंग, फूड ग्रेन प्राइसिंग तो ऑलरेडी 20% के आसपास, तो ये डबल डिजिट में जाएगा, ये 10% क्रॉस करेगा, 12% को भी छू सकता है। ये स्थिति पैदा होने वाली है। तो इनके जो होलसेल प्राइसिंग, इनके जो आंकड़े हैं, वह आंकड़े अगले वित्तीय वर्ष के लिए कहां तक सही साबित होंगे ग्रोथ और इन्फ्लेशन के टर्म्स में, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब तक कि जैसा मैंने कहा कि 1 अप्रैल को सचमुच में अप्रैल फूल डे को हम सब अप्रैल फूल नहीं बन सकते। दूसरा, क्या वित्त मंत्री जी ने कहा है, ये तो पुरानी चाल है ना, जो उस मंत्रालय में काम करता है वो जानता है इस बात को कि भाई आप ये काम कर चुके हैं कि तुमको राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट अगर कम दिखाना है तो बहुत सीधा उपाय है। क्या सीधा उपाय है? आमदनी को बढ़ा के दिखाओ, हैं? आमदनी को बढ़ा के दिखाओ और खर्चे को छोटा कर दो। खर्चे को छोटा कर दो, आमदनी बढ़ा दो तो घाटा कम हो जाएगा। तो घाटा की चिंता वित्त मंत्री जी को थी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर है 11 लाख करोड़ से ऊपर, उसमें इन्होंने दिखाया है कि अगले साल जो ग्रोथ होगा एक्सपेंडिचर में, वह होगा सिर्फ 8.5% ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर। अब मैं देख रहा था पिछले 4 साल के आंकड़े हैं, 2006-2007 में द ग्रोथ इन टोटल एक्सपेंडिचर was 15.35%. Next year it was 22.10%. उसके अगले साल it was 24%, और उसके अगले साल it was 15.5%. ये खर्चा हुआ, और 2 साल जब ये 22% और 24% गया तो वो 2 साल चुनाव के साल थे। तो उसके बाद भी जो इस साल है, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उसमें 15.5% ग्रोथ रेट होगा
अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एस्टिमेट। अगले साल कितना, उसका आधा कर दिया, 8.5%। ये वित्त मंत्री जी अगर इस सदन को विश्वास में लेकर बताएं कि हम कैसे करेंगे तो हम मानने को तैयार हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सिर्फ 6.5% की वृद्धि दिखाई दी। ये जो पुराने आंकड़े मैं आपको दे रहा था, ये सिद्ध करने के लिए दे रहा था कि ऐसा कंप्रेशन इन एक्सपेंडिचर कभी हुआ ही नहीं, तो कैसे होगा। और उसके बाद आप देखिए कि ग्रोथ इन रेवेन्यू रिसीट, टोटल रेवेन्यू रिसीट जो गवर्नमेंट का है वह अगले वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री जी के बजट के अनुमान के अनुसार 18% से ज्यादा से ग्रो करेगा, 18% से ज्यादा बढ़ेगा। अगर वह 18% से ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग देखें पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा निकाल के मैंने, और 10 वर्षों के आंकड़े में मैंने देखा कि सिर्फ 2 साल 2006 और 2007 में और 2007-2008 में, इन्हीं दोनों वर्षों में यह 18% के आंकड़े को क्रॉस कर पाया है, जबकि अर्थव्यवस्था का ग्रोथ जो था वह 9.7% था और 9.2%। दोनों साल अर्थव्यवस्था 9% से ज्यादा से ग्रो करी और तब हमने 18% से ज्यादा इजाफा किया रेवेन्यू रिसीट्स में। अब और ये मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि ये ग्रोथ जो था इट वाज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इन द सर्विसेज सेक्टर ऑफ द कंट्री, which are the revenue yielding sectors of our economy। आप जानते हैं कि कृषि से दूसरे तरह का फायदा होता है, लेकिन सीधे कृषि से योगदान नहीं मिलता है टैक्स रियलाइजेशन। अगले वर्ष क्योंकि इस साल कृषि सबड्यूड रही है, कृषि का ग्रोथ रेट, तो कृषि का ग्रोथ रेट होगा शायद, अगर जैसे कि इंद्र भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को बचाओ इंद्र भगवान और अच्छी बारिश हमको दो, अच्छा मानसून दो। अगर वह हो जाता है तो कृषि का योगदान काफी होगा और उससे बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ हैज स्टिल गॉट ए क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए 18% ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड 8.5% मात्र ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर, ये मैं मानता हूं कि ये आंकड़े सही नहीं हैं और इसलिए वित्त मंत्री जी ने जो फिस्कल डेफिसिट दिखाया है एट 5.5%, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए और मार्केट तो स्टॉक मार्केट वेंट इनटू ए टिजी कि वाह 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 क्या बढ़िया फिस्कल डेफिसिट कंप्रेशन हुआ है अगले साल के बजट में। और 5.5% वित्त मंत्री जी ने भी कहा, हमसे 13th फाइनेंस कमीशन ने कहा 5.7% करो, उससे भी बेहतर करके हमने अगले साल दिखाया है, इट विल बी ओनली 5.5%। और वित्त मंत्री जी इस बात को कहीं न कहीं गौन कर गए कि उसी 13th फाइनेंस कमीशन ने यह भी कहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी 4%, जो कि आपने अधिक दिखाया है। तो पूरा मिलाकर जो बजट का अनुमान है, जो बजट के आंकड़े हैं, मैं बहुत अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि उस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता है और उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब उसके बाद बजट में इस सरकार ने कहा था 2004 में, जब पूर्ववर्ती मंत्री थे वित्त के, उन्होंने 2004 के बजट में कहा था कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कैप को 49% तक ले जाएंगे। उन्होंने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बिल भी लाया था पार्लियामेंट के सामने। उन दोनों चीजों का जिक्र वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में नहीं किया। अगर सरकार उससे पीछे हट गई तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है,
सरकार उठ के कह दे कि इंश्योरेंस में एफडीआई को 49% ले जाना अब हमारा प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, मान लेंगे। और मैं यहां बताना चाहता हूं इस सदन को विश्वास में लेकर कि उस बिल को इस सदन के सामने मैं ही लेकर आया और मैंने कहा था उस समय कि 49% इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के साथ जब हम लोगों की बातचीत हुई, क्योंकि दूसरे सदन में हमारा बहुमत नहीं था, उनके सहयोग की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हमारे सामने शर्त रखी इस बात की कि नहीं, तुम इसको 26% पर ले आओ। और 26% पर हमको मानना पड़ा कि ठीक है, हम 26% करते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सहसा उनको ज्ञान आया कि नहीं, ये 49% होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी और उसमें दिक्कतें पैदा हुई। अब मैं जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी कि क्या उन्होंने उस बात को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो हम लोग उस पर ताली बजाएंगे कि बहुत खुशी की बात है कि आप उसको 26% पर ही रोक रहे हैं। दुनिया भर में इंश्योरेंस कंपनीज में जो संकट आया है उसको देखते हुए आज के दिन आप इसको नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जहां तक सवाल है, ये इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग होना बहुत जरूरी है। आज आपका जो पेंशन फंड अथॉरिटी है वो बिना किसी कानून के बैकिंग के चल रहा है और 1 जनवरी 2004 से सारे सरकारी पदाधिकारियों की और एम्प्लॉइज का पैसा जो है वो प्रोविडेंट, ये जो पेंशन का पैसा जमा हो रहा है उसको मैनेज करने का काम वो अथॉरिटी कर रही है। लेकिन सब कुछ नॉन स्टैट्यूटरी बेसिस पर है। आपने लाया उस बिल को, आपने ऑर्डिनेंस पास किया, लेकिन हमारे मित्र जो यहां बैठते हैं वामपंथी दलों के, उनके एतराज पर आप पीछे हट गए और इस बजट में आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आपका स्टैंड आज के दिन क्या है। और बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात, एक घोषणा जो वित्त मंत्री जी ने की है वह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बारे में यहां पर कुछ वो स्पष्टीकरण दें, कुछ क्लैरिफिकेशन दें कि आरबीआई और दूसरे जो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं उन सबके बीच में इसकी क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा। अब टैक्सेशन साइड में वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम लाएंगे, कहां गया बजट भाषण, हम टैक्सेशन साइड में उन्होंने पिछले साल कहा था अपने बजट भाषण में कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से हम लागू करेंगे। फिर तैयारी नहीं हो पाई। हम लोगों ने भी इसके बारे में चिंता की, लोगों से बातचीत की कि भाई तैयारी कैसी है सरकार की, क्या जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से लागू हो सकता है? पता चला नहीं लागू हो सकता है। तो हम लोगों ने सरकार के सामने सुझाव दिया कि इसको आगे बढ़ाओ, लेकिन वर्ष के मध्य में इसको मत लागू करना। कुछ लोगों का सुझाव था 1 अक्टूबर से लागू करो, नहीं। और मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम 1 अप्रैल 2011 से इसको लागू करेंगे। बहुत सारे संकट अभी भी हैं और कोई इस बात को ज्यादा नहीं जानता है प्रणब बाबू से कि कितने संकट हैं, कितने सवाल हैं जो अभी भी जिन पर फैसला नहीं हुआ है और उन सारे सवालों पर फैसला करना पड़ेगा। उनको कार्यान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसको कार्यान्वित करने के लिए हर राज्य को कानून बनाना पड़ेगा और तब जाकर वो लागू हो पाएगा। इसलिए शायद 12 महीने का समय भी आज के दिन भी इसके लिए कम है। और मैं कह रहा हूं वित्त मंत्री जी से कि तत्परता के साथ अगर इसमें काम नहीं हुआ, इसमें अगर गति नहीं दिखाई गई, तो शायद 1 अप्रैल 2011 भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। उसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस कोड के बारे में वित्त मंत्री जी के इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा है